बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में भू संचलन अर्थ मूवमेंट का टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें ये जो टॉपिक है शॉर्ट नोट्स के रूप में आ जाता है कि यह कई बार बड़ा रूप भी आ जाता है। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन कीजिए। तो अर्थ मूवमेंट हैं वो एक्चुअल में फोर्स के ही पार्ट हैं कि जो हमारी शक्ति धरातल पे शक्तियाँ किस प्रकार से लगती हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एंडोजेनेटिक फोर्सेस और नंबर 2 एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। हमने पहले भी कहा कि ये टॉपिक भी हमारे चार्ट के द्वारा दर्शाया जाएगा और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। तो जो हमारा अर्थ मूवमेंट है उनको फोर्सेस की बात करते हैं तो दो भागों में बांट दिया, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं कि जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। और ये जो दो बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और दूसरा वर्टिकल मूवमेंट होता है। और उसके द्वारा धरातल में ऊंचाइयों का निर्माण और विकास होता रहता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और जो भ्रंश वगैरह बनते रहते हैं। और दूसरा है आकस्मिक बल है, और इस आकस्मिक बल के अंतर्गत जो है बल द्वारा उत्पन्न जो संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो घटनाएं आकस्मिक होती हैं, अचानक ही भूतल के साथ ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं, उनको हम आकस्मिक संचलन के प्रमुख जो वर्गों में रखते हैं। और इसके जो प्रमुख कारण हैं, मतलब एक सेकंड में, एक झटके में यदि जो मूवमेंट होते हैं उनको आकस्मिक, जबकि हमारे ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सें हैं ये दीर्घकालीन शक्तियों के परिणाम हैं और आकस्मिक हैं। ये कम समय में जो घटनाएं घटती हैं उसमें मुख्य इनका कारण हमारा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस होते हैं और इसके आधार पर ये मूवमेंट होते हैं और उससे अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से मोटे रूप से धरातल में एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डेन्यूटेशन के द्वारा हम इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक वेदरिंग और दूसरा इरोजन। तो ये वेदरिंग और इरोजन का भी अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम केवल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें तो जो धरातल पे विषमताओं को दूर करते हैं वो एक्सोजेनेटिक हैं। एंडोजेनेटिक विषमताएं पैदा करते हैं और इन विषमताओं को दूर करने में हमारा अपक्षय और अपर्दन है, वेदरिंग और अपर्दन। तो ये कई बार इसमें भी यहाँ भी देखने की बात है कि ये जो टॉपिक है उसमें लगभग सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो वेदरिंग किसे कहते हैं, ये नो टाइम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन रॉक्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। और फिर अपर्दन होता है। तो अपर्दन किसे कहते हैं, अपर्दन भी हमारा अपर्दन इज दैट प्रोसेस इन विच इरोजिव एजेंट्स लाइक दैट रनिंग वाटर्स, ग्लेशियर्स, sea waves and underground waters, these are the debris and transport a long distance, that is called erosion. तो ये इरोजन अपक्षय में परिवहन नहीं होता है, जबकि अपर्दन में कटाव और परिवहन दोनों चीज़ होती हैं। ये मोटे रूप से इसको हम मान सकते हैं। अपर्दन भी किन किन के द्वारा होता है उसको भी हम चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं कि बहते हुए जल के द्वारा हो सकता है, पवन के द्वारा हो सकता है, हिमनदियों के द्वारा हो सकता है, सागरीय तरंगों के द्वारा हो सकता है, हिमानियों के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये 6-7 टॉपिक हैं, रनिंग वाटर के द्वारा, पवनों के द्वारा, ग्लेशियर्स, सी वेव्स के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, इनके द्वारा अलग अलग कौन कौन सी टोपोग्राफी बन रही हैं उनका वर्णन हम देखने को मिलता है। कई बार ये आ जाता है कि हिमनद के जो इरोजनल टोपोग्राफी इसका वर्णन कीजिए या अंडरग्राउंड वाटर के डिपोजिशन टोपोग्राफी का वर्णन करें। तो ये सारे अलग टॉपिक हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन यहाँ हम मेन जो बात करेंगे वो हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस करेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक डायस्ट्रोफिक फोर्स पटल विरूपण जो मूवमेंट है और दूसरा सडन फोर्स जिसको कि अभी हमने बताया है सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक जो है ये पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत इसको लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपण बल मंद गति से कार्य करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। हमने पहले बताया कि जो लंबे समय तक
मूवमेंट होते हैं, दीर्घकालीन शक्तियों के परिणाम हैं, वो डायस्ट्रोफिक है। और इसको भी फिर हम दो भागों में बांटेंगे, लेकिन ये इसकी जो गति में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और इसको दो भागों में बांटते हैं तो इसको नंबर 1 महादेश जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में नंबर 1 इप्रियोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्सेस है। इप्रियो जो है या एपिरोज जो है शब्द है, का अर्थ है महाद्वीप है, और इस जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति होती है। अर्थात महाद्वीपों की जो उत्पत्ति, शब्द को मिलाकर हम कहते हैं महाद्वीपों का उत्थान तथा उत्पत्ति कैसे होती है, अवतरण और निर्गमन की स्थिति कैसे आती है, ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचारिका हैं। और इसके आधार पर इसको भी पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। जो हमारी इप्रियोजेनेटिक है उसको अपवर्ड स्पोर्ट्स में और डाउनवर्ड स्पोर्ट्स में बांट सकते हैं, और अपवर्ड स्पोर्ट्स को हम इमरजेंस कहते हैं और डाउनवर्ड स्पोर्ट्स को हम सबमर्जेंस कहते हैं। तो इमरजेंस और सबमर्जेंस, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये शब्दों का आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपवर्ड स्पोर्ट्स की बात करें कि इस संचलन के कारण महाद्वीप में दो तरह के उत्थान होते हैं। अपवर्ड स्पोर्ट्स में अपवर्ड्स जो फोर्स है ये ऊपर की ओर जब उठा होता है तो इसमें महाद्वीप में दो तरह के संचलन होते हैं, दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उड़ जाता है। यदि महाद्वीप का कोई भाग है और वो वहाँ से ऊंचा उड़ जाता है, मतलब जो सरफेस हमारी ज़मीन है उससे कोई भाग ऊपर उड़ जाता है, तो उसको हम उत्थान या अफ्लिपमेंट कहते हैं। दूसरे वर्ग महाद्वीप का तटीय भाग सागर तट से ऊपर उठता है तो उसको हम इमरजेंस कहते हैं। इसमें दो बातें हैं कि अफ्लिपमेंट और इमरजेंस। इसको हम अपवर्ड स्पोर्ट्स कहते हैं। दोनों ही अपवर्ड्स हो गए, एक ज़मीन से ऊपर उठा है और एक सागर तल से ऊपर उठ रहा है। तो ज़मीन से जो ऊपर उठ रहा है उसको अफ्लिपमेंट कहेंगे, और जो सागर से ऊपर उठ रहा है उसको इमरजेंस कहेंगे। दूसरा हमारा डाउनवर्ड्स मूवमेंट है। ये महादेश बनक जल का ही दो पार्ट हैं, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स में अफ्लिपमेंट और इमरजेंस होता है। समझने की बात यह है कि सागर तल से कोई चीज़ ऊपर उठता है तो उसको इमरजेंस, और कॉन्टिनेंट ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर उठती है तो उसको अफ्लिपमेंट कहते हैं। इसी तरह से डाउनवर्ड्स मूवमेंट की बात करते हैं तो संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव होते हैं। प्रथम भाग में जो स्थल भाग है वो अपनी समीप से नीचे धस जाता है। कोई स्थल भाग है और अपनी समीप की जो ज़मीन है उससे नीचे धस जाता है तो उसको हम अवतलन कहते हैं। अवतलन, वहाँ अफ्लिपमेंट, और इसको यहाँ पर अवतलन या सबसिडेंस कहते हैं। ध्यान रखने की बात, हिंदी में अवतलन, वहाँ उत्थान, और यहाँ अफ्लिपमेंट वहाँ, और यहाँ सबसिडेंस के नाम से जानते हैं। और कोई समुद्र का जो भाग है जिसमें कोई टापू है और वो यदि नीचे बैठ जाता है तो उसको हम सबमर्जेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से महादेश जनक बल के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। और इप्रियो और जेनेसिस के आधार पर तो ये इनको दो भागों में बांट दिया है। यदि अफ्लिपमेंट और इमरजेंस, और डाउनवर्ड स्पोर्ट्स में सबमर्जेंस और सबसिडेंस के नाम से जान जाते हैं। इसी तरह पर्वत निर्माणकारी जो बल है, दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्सेस है। पर्वत निर्माणकारी बलों को भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। ओरो मीन्स पर्वत और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति होती है। तो इसमें ओरो जेनेसिस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, ये जो ओरो शब्द है, ये इसका अर्थ जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ओरोजेनेटिक शब्द, और जिसका अर्थ हमने बता ही दिया है। तो इसमें संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये बल या परिवर्तन भी इसको क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और इस ओरोजेनेटिक फोर्सेस को भी क्योंकि बल लगते हैं तो इसमें किस प्रकार का बल लगता है, क्या प्रोसेस होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा टेंशन के द्वारा और एक संपीड़न के द्वारा। यदि दो बल आपस में टकराते हैं तो टेंशन होता है, और जब दो बल विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो उसको हम कंप्रेशन या संपीड़न कहते हैं। इस तनाव मूलक बल को भी दो भागों में कहते हैं, चटकन और भ्रंशन के नाम से जानते हैं। चटकन भी कहते हैं और भ्रंश भी कहते हैं। ये दो इसकी प्रक्रियाएं हैं। चटकन और भ्रंशन की प्रक्रिया इसमें मुख्य आती हैं। तो ये जब दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है ये बल, तो उससे हम तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश
तनाव के द्वारा भ्रंश या चटकन होती है। और जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उसको संपीड़न लगता है, उसको कंप्रेशन में। मतलब कहने का मतलब जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसको चटकन, और आमने सामने कार्य करते हैं उसको हम संपीडनात्मक बल कहते हैं। उल्टा हमने कह दिया था इसको कि दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उसको हम तनावमूलक बल, और जो आमने सामने प्रक्रिया कार्य करता है तो उसको संपीडन या संपीडनात्मक बल कहते हैं। तो जब धरातल चट्टानों का वलन और उसमें वलन होता है तो इसमें दो प्रकार की हो गई। इसमें संपीडन के द्वारा वलन होता है और संवलन होता है, और उसमें चटकन और भ्रंश की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से ये चटकन भ्रंश के बाद में जो वलन से जो हमारे अपवार्पिंग फोर्स और डाउन वार्पिंग बनते हैं, तो उस प्रक्रिया के अंदर वलन क्या है, कई बार एक 1.5 नंबर पूछ लेते हैं वलन क्या है। तो पृथ्वी के अंतर्जाल बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन चट्टानों में लहरनुमा मोड़ बढ़ जाते हैं। इन मोड़ों को ही वलन कहा जाता है। मतलब चट्टानों में मोड़ पड़ने के वजह से, मतलब जब दो क्षैतिज संचलन द्वारा जब बल आपस में लगते हैं तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इन लहरनुमा मोड़ को ही वलन कहा जाता है। और ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनीति कहते हैं। एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस की स्थिति इसको कहा जाता है, और इस आधार पर इसमें अपवार्पिंग और डाउन वार्पिंग की स्थिति बन जाती है। तो ये एक सामान्य रूप में स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले अर्थ मूवमेंट में फोर्सेस लगते हैं, और इनको एक चार्ट के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।